वेलकम स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। एंड आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, साइंस का अध्याय नंबर 11, जिसका नाम क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। क्या नाम है इस अध्याय का? कार्य तथा ऊर्जा। इस अध्याय के दोस्तों पूरे क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। एंड दोस्तों अगर दोस्तों आपने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है, जिनमें दोस्तों विज्ञान के सभी जो अध्याय हैं, उन सभी अध्यायों के प्रश्न के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल में वीडियो में जाकर आप दोस्तों उन वीडियो को देख सकती है। इससे पहले वाले विज्ञान विषय की एंड दोस्तों बाकी सब विषय की मैंने दोस्तों ये डाल चुका हूँ इस चैनल पर। तो प्लीज़ दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। एंड दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में दोस्तों पहले दिखा देता हूँ दोस्तों पूरे के पूरे जितने भी दोस्तों आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन दिए गए उन्हीं के दोस्तों, और दोस्तों पूरे के पूरे आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों को पता चल सके कि दोस्तों कक्षा 9वीं के सभी विषय की तैयारी एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। एंड दोस्तों प्रारंभ हो चुकी है। तो दोस्तों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आप अपने एनसीईआरटी की पुस्तक का पृष्ठ संख्या कितना निकालना है, 164 निकालिए। उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन दिए होंगे वो क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे ठीक इस वीडियो में। ठीक है पूरे यानी दोस्तों पूरे एक अध्याय की सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी। एंड दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होंगी, क्योंकि दोस्तों इस जो अध्याय है दोस्तों बहुत से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों देख लीजिए प्रश्न पहला। देखिए क्या है प्रश्न पहला, क्या बोलता है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। तो चित्र देख लीजिए आप, जो चित्र दिया है इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार जो चित्र दिया है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? कार्य कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए कार्य क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना, 7 न्यूटन का, विस्थापन कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 होता है। ठीक है और कार्य को किससे दर्शाया जाता है, कार्य को जूल। कार्य कैसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो आपको क्या लिखना है, किया गया कार्य बराबर 56 जूल। ठीक है इसी बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक का देख लीजिए पेज नंबर 165। उसमें दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हम कब कहेंगे कि कार्य किया गया है? तो उत्तर देख लीजिए, विज्ञान की दृष्टि से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया है जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है। यानी कि अगर हम बल लगाएंगे तो विस्थापन होएगा, तभी हम कहेंगे कि कार्य लगाया गया है, कार्य किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। ठीक कार्य का व्यंजक तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, अच्छे से देख लेते हैं इस प्रकार से। अगर दोस्तों आप इनके आंसर नोट कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है तो फिर क्या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर देते हैं। यदि किसी वस्तु पर F बल लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन एस हो, तब किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल को एफ से दर्शाया जाता है, विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है। ठीक है तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ गुणा एस। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक जूल को परिभाषित कीजिए। एक जूल को परिभाषित करना है आपको। तो उत्तर देख लेते हैं, एक जूल किसी वस्तु पर किया गया कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में ए में जो है 1 मीटर विस्थापन करते हैं। यानी कि दोस्तों कार्य बराबर जूल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। देखिए अगर बल 1 न्यूटन का है एंड विस्थापन भी 1 मीटर है, रुकिए दोस्तों मैं अच्छे समझता आपको। अगर आपका क्या बोलते हैं बल 1 न्यूटन है, जो बल है ये 1 न्यूटन है, फिर क्या है आपका कि विस्थापन क्या है 1 मीटर है, तो जो आपका कार्य क्या रहेगा, कितना रहेगा, 1 जूल रहेगा। कितना रहेगा, 1 जूल रहेगा। तो 1 जूल कार्य का होना है तो आपको 1 मीटर बल लगाना पड़ेगा एंड 1 मीटर का विस्थापन होना चाहिए। ठीक है इस प्रकार से तब होगा। फिर देख लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, एक बैलों की एक जोड़ी खेत जोतने समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य निकालन। कार्य बराबर बल दिया है आपको 140 न्यूटन एंड विस्थापन दिया 15। जब दोस्तों आपको क्या कार्य निकालना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो कार्य निकल जाएगा। किस प्रकार से कार्य निकलेगा देख लीजिए आप। कार्य निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है 140 गुणा 15, तो आप क्या है 2100 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया। तो कार्य को किससे दर्शाया जाता है, कार्य को जूल से दर्शाया जाता है। तो क्या लिखेंगे आप, 2100 जूल। ठीक है फिर इसी के बाद आप देख लीजिए एनसीईआरटी की पुस्तक जो है का
पुस्तक जो है उसका पेज नंबर 169 देख लीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है आपको बताना है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन का आंसर, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है या कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा ई बराबर ई के, जैसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ई की उस प्रकार से, बल्कि ई की इस प्रकार से गतिज ऊर्जा को दर्शाया जाता है। ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर, जहाँ एम द्रव्यमान है एंड वी जो है वस्तु का वेग है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। क्या पूरा दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। ठीक है, व्यंजक लिखना है आपको, तो गतिज ऊर्जा के व्यंजक देख लीजिए 1/2 यानी कि देखिए ई के बराबर 1/2 एम वी का स्क्वायर। ठीक है, एंड इसी के बाद जो है तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से इसका आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं तो दोस्तों आपको डेरिवेशन जरूर पूछे जाते हैं 9th क्लास में, 9th 10th 11th एंड 12th में दोस्तों। और जो डेरिवेशन आते हैं तो ज़्यादा कठिन नहीं आते दोस्तों। जो ये डेरिवेशन दिया दोस्तों, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसे समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत जल्दी ही लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, एंड फिर आप यहाँ से यहाँ तक इसके 2 सेकंड का ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक का पृष्ठ संख्या 174 निकालिएगा, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, शक्ति क्या है। ठीक है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो शक्ति को ऐसे दर्शाया जाता है P यानी पावर, वर्क यानी कि कार्य, और T यानी समय। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो P बराबर शक्ति और W बराबर कार्य एंड T बराबर समय, तो ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए, शक्ति का ऐसे का मात्रा क्या होता है 1 वाट। ठीक है, तो क्या बोला है आपको क्वेश्चन, क्या बोला है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है। 1 वाट, उत्तर देखते हैं, 1 वाट उस अभिकर्ता एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। दूसरे शब्दों में क्या है, तो यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति 1 वाट होंगी। ठीक है, तो वाट बराबर 1 जूल के बट्टी सेकेंड या 1 सेकेंड ये वो। ठीक है, तो क्या आया देख लीजिए, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका क्या बोला तीसरा क्वेश्चन, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 100 में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है। तो शक्ति देखना है, व्यय की गई ऊर्जा बटे लिया गया समय, तो देख लीजिए P बराबर इस प्रकार से रहा। तो ये देखिए शक्ति कितना आ गया 1000 नहीं बल्कि 100 वाट। ठीक है, एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है, औसत शक्ति को परिभाषित करना है। औसत शक्ति किसे कहते हैं उसे आपको परिभाषित करना है। तो औसत शक्ति क्या है, औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बट्टे कुल लिया गया समय। ठीक है, एंड जो है देख लीजिए नोट में क्या लिखा है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। औसत शक्ति पद तब उपयोग करते हैं जब किसी अभिकर्ता या एजेंट जैसे कोई संयंत्र की शक्ति समय के साथ बदलती है, अर्थात विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों की कार्य करता है। ठीक है, इसी बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपकी दोस्तों पाठ्य पुस्तक में जो दोस्तों अभ्यास दी है उनके दोस्तों क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपको प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए अभ्यास का जो है, अभ्यास के पहला क्वेश्चन दोस्तों आप मिला लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा एंड इसके आंसर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसके आंसर और क्वेश्चन में पढ़ के नहीं बताता हूँ, ये कि दोस्तों वो होती है बड़ा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, सेकंड का स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, एंड 4th का ले लीजिए, 5th का भी ले लीजिए, एंड ये देख लीजिए। ठीक है, 7 तक आपने पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद वो देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड तीसरा वाला देख लीजिए। क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करना। दोस्तों एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसे समझ लेता हूँ। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा जैसी उसमें मिलती है वैसी प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, फिर उसी के बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 2 मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तन कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ठीक है, परिकलन करना है अपने को, ये देखिए दोस्तों बहुत लंबा है दोस्तों, तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, एंड यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड जो बचा है इतना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 5वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा है दोस्तों, अगर आप लिखना चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर आपको समझाऊंगा दोस्तों ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड दोस्तों ये IMP भी नहीं है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड इसका हाल देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, समाप्त होता है यहीं पे। एंड अगला क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बोला है, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है। कारण बताना है, क्या है आपको इसका कारण बताना है। ठीक है, तो उत्तर है
क्योंकि मैं अच्छे से लगा देता। हाँ हाँ, अब देखिए आपको सब दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है? उत्तर है किसी वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई एच पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है इसके वेग में वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिर ऊर्जा न्यूनतम, क्योंकि एज जो हाइट रहती है वो प्रारंभिक 0 होती है, ठीक है, होती है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती है या परिवर्तन होती है। और प्रत्येक बिंदु पर क्या लिखा है? के ई प्लस पी ई बराबर अचर ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। तो देख लीजिए आप इस प्रकार से आप बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है छात्रों? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होती है? कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं आपको बताना जब आप साइकिल चलाते हो तब, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जब साइकिल सवार बल लगाता है तो पैडल घुमाता है, तो इस प्रकार वह यांत्रिक कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए गति तेज करते लगते हैं और यांत्रिक कार्य गतिज कार्य में बदल जाता है। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल का सामान जो है सामना करने में भी व्यय होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। देखिए इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां वाला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन? जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को ढकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है आपको बताना है। तो उत्तर है हाँ, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, लेकिन चट्टान में विस्थापन नहीं होने के कारण कार्य शून्य हो जाता है। हमारे द्वारा कार्य की गई ऊर्जा के कारण चट्टान में थोड़ा विरूपण होता है या ऊर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करती है, जिससे व्यक्ति थकान महसूस करता है और अंततः उसमें ऊर्जा में यानी कि जो है पसीने में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। ऊर्जा जो है पसीने के रूप में रूपांतरित हो जाती है उस समय। फिर जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको समझा भी देता हूँ। क्या है? किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय होती है। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? जूल में करना है तो देख लीजिए इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा एंड उसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एक महीने में व्यय हुई ऊर्जा बराबर 9 × 10⁻⁸ की 1 जूल, ठीक है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए एंड इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एंड यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ आपका समाप्त हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, मैं थोड़ा देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है एंड यहाँ से अंत तक, ठीक। फिर वैकल्पिक विधि भी दी, यहाँ से अंत तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लीजिए इतना यहाँ पे फिर पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। 11वां है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। तो उत्तर क्या है? पृथ्वी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्व बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 अंश का कोण बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका गणितीय रूप भी देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये आ चुका है गणितीय रूप इस प्रकार से एंड ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। एंड इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, क्या किसी पेड़ पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। तो उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। यदि बल अनुपस्थित है तब न्यूटन के गति के नियम अनुसार, जो प्रथम नियम के अनुसार, पहला क्या है, जब वस्तु विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में ही रहेगा, और दूसरा जब वस्तु एक समान गति से सीधी रेखा में गतिशील हो तो गतिशील ही रहेंगी। फिर है अतः स्थिति 2 में बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है। फिर देख लीजिए आप 13वां क्वेश्चन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, कोई मनुष्य भूसे के एक कट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ सब लिखा है नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आप इसे अच्छे से अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम 14वां क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन। एक विद्युत हीटर उष्मक की घोषित शक्ति कितना है? 1500 वाट है। 10 घंटे में यह कितनी
ऊर्जा उपयोग करेंगे आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यहाँ से यहाँ तक का। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, ये देख लीजिए आप अगर ये देखिए, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 15वां क्वेश्चन है एंड ये देख लीजिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है एंड इसके आगे भी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसका आंसर, ये देख लीजिए ये पूरा का पूरा दोस्तों हो गया इसका आंसर, ठीक है। एंड दोस्तों थोड़ा सा 2 लाइन बची है इसकी, ये देखिए, ठीक है। फिर इसी के बाद अपना 16वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 16वां क्वेश्चन अपने को, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन है 16वां। एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग 6 से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको काम करना है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये विरामावस्था में आ जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोल रहा है 17वां क्वेश्चन, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति आवर से तेज वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य को परिकलन करना, ठीक है। परिकलन करना है अपने को, क्या दिया है आपको, देख लीजिए कार का द्रव्यमान दे दिया है 1500 किलोग्राम एंड कार का प्रारंभिक वेग क्या दिया है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस प्रकार से देख लीजिए यू बराबर अंतिम वेग बराबर 0। तो दोस्तों देखिए इतना बड़ा दोस्तों डेरिवेशन कभी भी जो आपके पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, या तो इसे याद नहीं कीजिएगा क्योंकि ये नहीं आता, ठीक है। फिर इसके 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। फिर इसके बाद देख लीजिए 19वां क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो, क्या आप उससे सहमत है, बताइए क्यों। दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है एंड दोस्तों मगर आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर, थोड़ी सी क्वेश्चन के आंसर बचे। तो उत्तर देख लेते हैं हम इसका। हाँ, हम सोनी की इस कथन से सहमत है, यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल अर्थात नेट बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा, ये आपका सत्य बात है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20वां वाला क्वेश्चन, ठीक है। 20वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ गए देख लीजिए क्या बोल रहा है। 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा वे की गई ऊर्जा जो आपको बतानी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 kWh, ठीक है। एंड इसी के बाद दोस्तों देख लीजिए जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, अध्याय नंबर 11 का, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है आपको बताना। तो उत्तर है मुक्त रूप से गिरता पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा निम्न में बदल जाती है। तो उत्तर है कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, फिर दूसरा है कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध की गई कार्य के कारण उसमें ऊर्जा में, तथा रुकिए हाँ देख लीजिए जो है लास्ट वाला क्या है पॉइंट, तीसरा है कुछ गतिज ऊर्जा उसके विन्यास में परिवर्तन लाकर स्थिति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन थे अध्याय नंबर 11 के पूरे क्वेश्चन बता चुका हूँ। एंड दोस्तों आपको जिस विषय का भी पढ़ना हो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोस्तों उस विषय का आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको लगे कि आपने हमारी वीडियो को अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों आपके साथ में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।